फर्स्ट ईयर में बिजनेस इकोनॉमिक्स चलती है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र। इसमें अपन मांग विश्लेषण की बात कर रहे थे। मांग विश्लेषण के अंतर्गत उपयोगिता की माप की बात करेंगे अपन। देखिए, मैंने आपको बताने की प्रयास किया था कि उपयोगिता क्या होती है। तो किसी वस्तु अथवा सेवा में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है अथवा क्षमता होती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक विचारधारा है और मैंने उपयोगिता की विशेषताएं बताई थी। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज की उपयोगिता है। उपयोगिता कभी भी है ना सकारात्मक अथवा नकारात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। नहीं, उपयोगिता ऋणात्मक होती है। उपयोगिता लाभ हानिकारक को नहीं देखती है। तो उपयोगिता की विशेषताओं मैंने बताने का प्रयास किया था कि उपयोगिता का लाभ या कल्याणकारी होने से कोई संबंध नहीं होता। उपयोगिता एक सापेक्षिक विचार है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता का संबंध उपभोग्य वस्तु से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं होता। उपयोगिता मापी जा सकती है। उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने की लालायत करती है। लालायत मतलब कोई भी वस्तु को इंक्रीज करती है कि वो वस्तु खरीद ले। और उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं होता। ये मैंने सारी बातें आपकी उपयोगिता के बारे में आपको बताई थी। अब बात करते हैं अपन कि उपयोगिता की माप क्या होती है। देखिए, मैंने बताया था कि किसी वस्तु की आवश्यकता तुष्टि गुण को उपयोगिता कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के आवश्यकता संतुष्टि, तुष्टि गुण या संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है, क्या इस संतुष्टि को मापा जा सकता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि उपयोगिता एक अमूर्त होती है, दिखती नहीं है, केवल एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या ये उपयोगिता को मापा जा सकता है? क्या प्रत्यक्ष रूप में तो उपयोगिता को मापना संभव नहीं है। इसकी माप परोक्ष रूप में की जा सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि उपयोगिता को मापने के संबंध में दो विधियां बताई। एक विधि तो बताई उन्होंने गणनावाचक दृष्टिकोण, और दूसरी विधि बताई ये गणनावाचक दृष्टिकोण, इसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा बताया क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। देखिए, गणनावाचक दृष्टिकोण के अंदर उपयोगिता क्या होती है कि कुछ अर्थशास्त्री हैं, पुराने अर्थशास्त्री हैं, जिनमें मार्शल साहब हैं, है ना। मार्शल साहब क्या बोलते हैं, कुछ और अर्थशास्त्री जो पुराने हैं वो बोलते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना आवश्यक होता है। त्याग मतलब सैक्रिफाइस करना होता है। कोई भी वस्तु से हम उपयोगिता प्राप्त करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं चीनी का उपभोग करना चाहता हूं, तो मुझे चीनी खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुद्रा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट। तो इस त्याग को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। जितनी मुद्रा आप देंगे वो आपका त्याग हो गया, मुद्रा त्याग हो गई, और उसके बदले में आपने कोई वस्तु प्राप्त की, उसका उपभोग किया, उससे आपको संतुष्टि मिल रही है। तो मैंने क्या कहा कि इस त्याग को मुद्रा रूपी मापदंड से मापा जा सकता है। जिस वस्तु के उपभोग से जितनी अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, हम उसके लिए अधिक मुद्रा का त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है, प्यासा व्यक्ति के लिए ग्लास पे पानी की उपयोगिता है। अगर वो प्यासा है तो उसके लिए वो 10 रुपए भी दे देगा, और अगर प्यासा नहीं है तो वो 1 रुपए में गिलास नहीं लेगा, वो प्याऊ पे पानी पीगा निःशुल्क, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। तो जितनी अधिक संतुष्टि मिलेगी, हम उतना ही अधिक मुद्रा के लिए त्याग करने को तत्पर होंगे। इसके अलावा जो जो हम किसी वस्तु की इकाइयों के स्टॉक में वृद्धि करते हैं, मतलब कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा कि 40 रुपए किलो संतरा है, मान लीजिए एग्जांपल फॉर यू कि 40 रुपए संतरा है,
तो 1 किलो संतरा के लिए मैं कितने रुपए की मुद्रा का त्याग करूंगा? 40 रुपए की मुद्रा का मैं त्याग करूंगा। बात त्याग करने की तो समझ में आ रही है मुझे, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम स्टॉक की वृद्धि करते हैं, जैसे जैसे हम 1 किलो संतरा खरीदा, 2 किलो संतरा खरीद लिया, 3 किलो संतरा, 4, 5, 6, 7 इतने किलो का संतरा, 10 किलो का संतरा मैंने खरीद लिया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जो हम किसी वस्तु की इकाइयों के स्टॉक में वृद्धि करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उनकी अगली इकाइयों की उपयोगिता गिरती है। हम उन्हें प्राप्त करने के लिए मुद्रा का कम त्याग करने के लिए तत्पर होंगे। अगर बहुत सारी चीज मेरे पास स्टॉक में आ गई, मेरे पास 10 शर्ट है, तो 11वीं शर्ट मैं सस्ती खरीदूंगा, क्योंकि मेरी उपयोगिता स्टॉक हो, मेरी जो वस्तु है वो स्टॉक में आ गई। और अगर स्टॉक्स में ज्यादा शर्ट्स आ गई है, तो मैं अगली शर्ट के लिए लालायत नहीं रहूंगा, या उसके लिए कम मात्रा में मुद्रा का त्याग करने के लिए तत्पर होऊंगा। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं और उनकी विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप उनके लिए त्यागी जाने वाली मुद्रा के रूप में की जा सकती है। ठीक है, जितनी मुद्रा का त्याग किया आपने, उतनी आपको संतुष्टि मिली, और वही आपका क्या हो गया, आपने मुद्रा के रूप में गणना कर ली, मुझे इतनी उपयोगिता मिली। 1 किलो संतरा खाया मैंने, 40 रुपए किलो था, तो 40 रुपए के बराबर मुझे उपयोगिता मिली, ये मैंने माना। एक अन्य उदाहरण में देता हूं कि यदि हम गेहूं 900 रुपए क्विंटल खरीदने को तैयार है, अभी मान लीजिए 2000 रुपए क्विंटल है, मान लो, अगर 2000 रुपए क्विंटल खरीदने को तैयार हूं मैं आज की तारीख में, तो गेहूं की उपयोगिता में कितनी मिलेगी? 200 रुपए क्विंटल के बराबर प्राप्त होने की संभावना है। मैं यहां गणना कर रहा हूं, 2000 रुपए क्विंटल है ना, 2000 रुपए मैं खर्च करने को तैयार हूं, तो 1 क्विंटल गेहूं के लिए, तो मेरी उपयोगिता कितनी हो गई है? 2000 के बराबर हो गई है, क्योंकि गणना कर ली मैंने, मुद्रा के त्याग के बराबर उसकी गणना कर ली है। उपयोगिता की इस माप विधि को गणनावाचक कार्डिनल अप्रोच कहा गया। इस दृष्टिकोण के माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता को मुद्रा के रूप में आकर तुलनात्मक रूप से महत्व जान सकते हैं, और उनके उपभोग में उसी क्रम को अपनाया जा सकता है। जितनी ज्यादा जिस चीज के लिए हम जितनी ज्यादा मुद्रा का त्याग करेंगे, वो हमारे लिए वैल्यूबल होगी, कम मुद्रा वाली चीज हमारे लिए कम वैल्यूबल होगी। तो ये होता है गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अगली बात करते हैं हम, क्रमवाचक दृष्टिकोण। देखिए, पुराने अर्थशास्त्रियों ने तो बता दिया गणनावाचक दृष्टिकोण, किसने? मार्शल ने और अन्य अर्थशास्त्री। लेकिन अन्य अर्थशास्त्री थे, जैसे पेरिटो, एलन, हिक्स और कुछ अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। इस संबंध में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए? देखिए, उन्होंने एक तर्क दिया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है एवं व्यक्तिगत विचार मात्र है, जिसे किसी वस्तुगत पैमाने, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड से मापना संभव नहीं है। उन्होंने क्या कहा? हिक्स ने, एलन ने, पेरिटो ने कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है एवं व्यक्तिगत विचार मात्र है, इसे किसी वस्तुगत पैमाने से मापना संभव नहीं है। दूसरी उन्होंने बात कही कि व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण और विचार, देखिए व्यक्ति का जो मानसिक दिमाग का दृष्टिकोण है वो और विचार देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता भी क्षण क्षण बदलती रहती है, अतः इसे हम माप नहीं सकते। देखिए, ठंडे देशों में जाओगे तो गर्म कपड़े उपयोगी है, लेकिन भारत में आप आएंगे तो तुलनात्मक रूप से वहां जो गर्म कपड़े की आवश्यकता है वो भारत में आपको कपड़ों की आवश्यकता नहीं होगी। तो देश, काल, परिस्थिति के अनुसार से विचार बदल जाते हैं। देखिए अगली बात, देखिए मार्शल ने क्या किया था कि मुद्रा रूपी मापदंड को उपयोगिता मापने का स्थिर बनाया था, साधन बनाया था। अर्थशास्त्री बोलते हैं कि मुद्रा के मूल्य में खुद ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये खुद ही स्थिर और निश्चित नहीं होती है।
तो इससे आप कैसे उसकी उपयोगिता माप सकते हैं? समझ रहे हैं बात को? मतलब जो मुद्रा खुद ही परिवर्तनशील है, जिसमें खुद में उतार चढ़ाव आते हैं, रोज डिफरेंस करती है मुद्रा, विदेशों से हम तुलना करेंगे, वस्तु विनिमय के अंदर विनिमय करते हैं, एक्सचेंज ऑफ द मनी करते हैं, तो रोज उतार चढ़ाव होगी। डॉलर की तुलना में इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए। और देखिए, आपने महसूस भी किया होगा कि जो आज का 1,000 रुपया है, वो 1 साल बाद वो 1,000 रुपया नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति हो जाती है। तो ये कहते हैं कि मुद्रा तो खुद ही स्थिर नहीं है, तो इसके आधार पर आप कैसे मान सकते हो? इस प्रकार इन कठिनाइयों के कारण उपयोगिता को मापा जाना संभव नहीं है। इसे सुनिश्चित तथा निरपेक्ष संख्या में नहीं मापा जा सकता है। इसे केवल तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध किया जा सकता है। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध, 1 2 3 4। अर्थात सर्वाधिक उपयोगिता प्रदान करने वाली वस्तु को हम प्रथम क्रम दे देंगे और उससे कम उपयोगिता देने वाली वस्तु को हम द्वितीय स्थान दे देंगे, और उससे भी कम उपयोगिता प्राप्त होती है किसी वस्तु से तो हमें उसे तृतीय स्थान दे देंगे। और इस प्रकार हम क्रम में उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण को इन्होंने क्या बोला? क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। इसे हम उपभोक्ता का प्राथमिक क्रम, प्रेफरेंस स्केल्स भी कह सकते हैं। इस विधि से वस्तुओं की उपयोगिता की गणना की माप में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। जिस वस्तु से मुझे ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, सबसे पहले वो उसको 1 नंबर दे दिया मैंने। इस वस्तु से सबसे ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, दूसरी वस्तु से जितनी उपयोगिता मिल रही है 2 नंबर दे दिया, तीसरी वस्तु से जितनी उपयोगिता मिल रही है 3 नंबर दे दिया। इस तरह मैं क्रम देता जाऊंगा। जबकि गणनावाचक दृष्टिकोण में तो मैं आपको बता रहा था कि 900 रुपए के बराबर मुझे उपयोगिता मिली, गणना करके दिखाया था, काउंटिंग इन फिगर्स। और यहां मैं क्या कर रहा हूं? प्रेफरेंस दे रहा हूं। तो उपयोगिता मापने की इन कठिनाइयों के कारण एक्स एलन और अर्थशास्त्रियों के उपभोक्ता के व्यवहार के दृष्टिकोण से तटस्थता, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस विधि का उपयोग किया जाने लगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि गणनावाचक दृष्टिकोण उपयोगिता मापने का पुराना मत है, लेकिन फिर भी आज भी वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है। हालांकि आधुनिक विचारक इसे महत्व नहीं देते हैं। उनके अनुसार उपयोगिता एक क्रमवाचक दृष्टिकोण है, न कि गणनावाचक विचार। थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया होगा कि उपयोगिता की माप क्या होती है, कैसे करते हैं, दोनों दृष्टिकोण, गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगली क्लास में मैं आपसे आगे लेके चैप्टर्स को आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।